देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। महंगाई की मार और जीएसटी एक साथ सबब मुद्दा बन रहे हैं, क्योंकि 5% जीएसटी लगाकर सरकार ने एकाएक गरीबों को और जो खुदरा सामान खरीदते हैं उनके ऊपर एक खास बोझ डाल दिया है। आज वित्त मंत्री ने एक 14 ट्वीट करके ये दिखाया कि कैसे ये चीज़ें नई नहीं हैं, ये बातें बहुत पुरानी हैं, हमेशा से चलती आ रही हैं, और सरकार ने सबकी राय पर ये एक रास्ता निकाला जिस तरह से टैक्स को रैशनलाइज करते हैं, यानी कि वो किस उचित और पारदर्शी ढंग से लगाया जाए, वो उन्होंने पहली बार कर दिया है। ऐसा कहना है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। उस पर आपने अगर देखा हो तो कांग्रेस की जो टिप्पणी थी सुप्रिया श्रीनेत की, उन्होंने उसको अलग तरह से देखा। उन्होंने कहा, देखिए आपने ऐसा किया है कि पहली बार तो गरीबों पर मार पड़ी है, दूसरी बात आप चाहती हैं कि जो चीज़ें अच्छी बन रही हैं, जो पैकेज हो रहा है उसको लोग ना खरीदें, क्योंकि पैकेज पे आपने टैक्स लगाया है। जो पैकेज के बाहर है वो अपने आप में उस पर क्वालिटी का मापदंड साफ नहीं होता, वो नहीं चाहती हैं आपकी गरीब लोग उसको खाएं। एक बात वो हो गई। दूसरा ये कि जो पैकेज 25 किलो से ज़्यादा हैं उन पर जीएसटी नहीं है, यानी कि आप चाहते हैं कि जो तमाम तरह के जो व्यापारी हैं उनका फ़ायदा हो और गरीब आदमी बेचता रहे। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे मान लीजिए दही पे आपने टैक्स लगा दिया, दूध पर नहीं है, तो अगर कोई व्यापारी है, छोटे व्यापारी हैं, वो चाहते हैं तो दूध से जो काम करेंगे तो उनको जो पास थ्रू होता है टैक्स वो भी नहीं मिलेगा। देखिए, जीएसटी में इतनी गलतियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं। करीब अगर किसी भी नियम में, कानून में हज़ारेक सुधार करने पड़े 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर, तो उससे लगता है कि शायद सोच समझ के बनाया नहीं गया था। और जीएसटी की भूमिका क्या है? इसकी पहली भूमिका ये थी मेरे हिसाब से, मैंने पहली मीटिंग जीएसटी पर जो अटेंड की थी 1981-82 में थी। वित्त मंत्रालय में कुछ विदेश के लोग आए थे, इंग्लैंड के लोग आए थे बताने के लिए कि उनका वैट सिस्टम कैसा होता है और टैक्स को कैसे रैशनलाइज करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी। और अंत में 2017 में आप देखा जाके जीएसटी लगी। 81-82 शुरू हुई थी कहानी हमारी नज़र में। उसके पहले क्या हुआ होगा मुझे उसका अंदाज़ नहीं था। अगर आप 82 भी लीजिए तो 20 और मान लीजिए 37 साल लगे जीएसटी बनाने में, और फिर भी इसमें एक ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाई जिससे कि सबका फ़ायदा हो, सब पूरी तरह पारदर्शी हो, रोज़ बदलाव ना करना पड़े। तो जीएसटी काउंसिल में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो सुझाव रखे गए थे वो औरों ने रखे नहीं थे, वो आपने खुद दिए थे वित्त मंत्री जी। और जबकि अब कह रही हैं कि तमाम और राज्यों ने उसको माना या कहा, या और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो खैर, कर्नाटक तो आपकी सरकार है तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो मोटी तौर पे जो बात उभर के आ रही है वो ये कि जीएसटी पहली बार सोच समझ के बनाई नहीं गई थी, और उसके बाद जो हज़ारों उसमें जो संशोधन हुए हैं उससे जो उसको एक तरह से अमली जामा पहनाने की जो बात है, उस पर जो रोज़मर्रा का अमल करने की बात है, सब मुश्किल हो जाती है। और जब भी कोई नई बात आती है सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ता है, जो छोटे बिजनेस उनको इंतज़ार करना पड़ता है, और इस तरह जो है एक स्थायी समझ उसकी बन नहीं पाती। लेकिन इन चीज़ों पे जो कि गरीबों के लिए हैं, जो कि खुदरा है, उन पे कितना टैक्स लगाया जाए। जैसे मैं आपकी तुलना करता हूँ, मैसाचुसेट्स एक राज्य है जिसकी राजधानी बॉस्टन है अमेरिका में। यहाँ कपड़ों पर $175 तक कोई भी टैक्स नहीं है। रेस्टोरेंट में खाने पर टैक्स है, लेकिन अनाज वगैरह पर जो खाने की ज़रूरी चीज़ें जितनी हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स शुरू होता है एक हद के बाद, वो हद शुरू होती है जहाँ पे गरीबों की ज़रूरतें ख़त्म होती हैं, वहाँ से टैक्स लगना शुरू होता है। तो उनका विचार ऐसा था। हर राज्य का अलग अलग विचार था, और ये निर्भर करता है कि वहाँ की पार्टी किस पार्टी का वहाँ राज्य रहा है। जहाँ रिपब्लिकन है वहाँ टैक्स ज़्यादा है, कई बार जो डेमोक्रेटिक वाले भी राज्य हैं वहाँ टैक्स ज़्यादा हैं। जैसे टैक्स न्यूयॉर्क,
इलिनॉय और कैलिफोर्निया में ज़्यादा हैं, और फ्लोरिडा में नहीं है, न्यू हैम्पशायर में नहीं है। तो ये भी है कई जगह रिपब्लिकन जो राज्य हैं वहाँ टैक्स नहीं भी है। तो इसका कोई इसकी एक मिसाल नहीं है। इसकी 50 मिसालें तो एक अमेरिका में ही हैं जहाँ 50 राज्य हैं। एक बार जब भारत ने जीएसटी लगाने की बात की थी, मैंने पूछा अटॉर्नी जनरल से, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल से उस ज़माने में, कि जब बात चली रही थी, तो कहते हैं ऐसा अमेरिका में संभव नहीं होगा, क्योंकि राज्य ऐसा नहीं होने देंगे। इससे जो राज्य की जो क्षमता थी अपना टैक्स जोड़ने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब उसे निर्भर रहना पड़ता है केंद्र सरकार पर। जब तक केंद्र सरकार उनको जीएसटी से बटेरों पैसे देती नहीं, तब तक उनका खजाना खाली रहता है। हमने कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की, उनकी शिकायत थी कि वो सरकार उनको पैसा नहीं दे रही जीएसटी का। जीएसटी के आम कायदे से एक 9% सेल्स जो जीएसटी है स्टेट की है, 9% केंद्र की है। तो जैसे पैसे भरे जाते हैं, हर आइटम में लिखा रहता है स्टेट का अलग और सेंटर का अलग। तो जैसे पैसे आते हैं सीधे जाने चाहिए राज्यों को। उसके अलावा जो केंद्रीय जीएसटी में से कुछ हिस्सा बनता है राज्यों का, वो अलग बात है। लेकिन जो जीएसटी राज्य में किसी भी समय कलेक्ट होती है, उसको तो फ़ौरन ही चले जाना चाहिए था अलग अलग खजानों में। खैर, जीएसटी जो है सरकार की आमदनी का एक ज़रिया है। एक्साइज ड्यूटी भी है, उसके अलावा इनकम टैक्स, यानी कि टैक्स चाहे वो सीधे हों, परोक्ष हों, सब मिला के काफ़ी सारे टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह भी हैं। तो सरकार का खर्चा उन सब से चलता है। अब अगर आपने 5% एकाएक लगा दिया, जो उस भोजन पे जो कि 90 करोड़ लोग करते हैं, जिनको आप अब तक भोजन मुफ्त दे रहे थे, एक तो उनको आपने अनाज काट दिया, अब उनको इकट्ठा एकाएक खरीदना पड़ेगा, ये उससे 5% की आपने टैक्स लगा दी। और ऐसे ही जो है आप देख रहे हैं 8-9% आपकी महंगाई बढ़ गई। तो उसका जो असर पड़ेगा वो 13-14% एकाएक महंगाई बढ़ जाने का पड़ेगा। तो जिस गरीब की आमदनी साल की 60,000 रुपये है, जो कि पूरे बिहार की औसत आमदनी प्रति व्यक्ति 60,000 है, आधे उत्तर प्रदेश की भी करीब 70 से नीचे ही है। तो अगर इतनी आमदनी उनके पास है, तो उसमें से 14% अगर आपका निकल गया महंगाई के नाम पे, और आपके पास पहले ही बचत नहीं थी, तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुछ समय तक आपने उनको दे रखा था मुफ्त का राशन, पिछले साल 1.5 साल से, अब वो आपने ख़त्म कर दिया। तो इससे जो मुश्किलें बढ़ेंगी गरीबों की, ठीक है अभी चुनाव पास में नहीं है, अब चुनाव को भी 2 साल बाकी हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं इस तरह की बातें। लेकिन नीति के हिसाब से देखें तो इसमें जनता परक नीति नहीं है। ये नीति जो सरकार को ठीक लगे जब हो गई। उसका जो कंट्रास्ट करते हैं, जब मुंबई एयरपोर्ट में अडानी ने जब एयरपोर्ट उसको दिया गया, तो 12,500 करोड़ रुपए के आसपास पैसा स्टेट बैंक ने उसका माफ़ कर दिया, जो पिछले मालिकों ने ले रखा था, जिससे कि अडानी को तो पैसे ना देने पड़े। तो एक तरफ तो आप ऐसे कर रहे हैं, और दूसरे जो आम लोग हैं उनके साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है। जो छोटे व्यापारी हैं को कहीं जाने की सूरत नज़र नहीं आती उनके पास। तो फिर ये जो गवर्नेंस का जो एक सिलसिला बनता चला जा रहा है कि सरकार बिना ठीक से बहस किए किसी भी तरह से अपनी बात बनवा के चली जाती है। तमाम राज्यों में अगर आपने सबको कहीं पे ईडी का एक दे रखा है, डर बना रखा है, कहीं सीबीआई का, कहीं किसी एजेंसी का, संजय राउत को फिर से बुला रहे हैं, सोनिया गांधी को बुला रहे हैं, राहुल, ये इनकी जो है, इसमें तथ्य नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं कि उस पर मुकदमा चलना चाहिए। सिर्फ लोगों को डरा धमका के रखने का एक ऐसा लगता है बाहर से, क्योंकि वो बात समझ किसी को आती नहीं कि आखिर सीबीआई 6 दिन 5 दिन या ईडी 12-12 घंटे बैठा के क्या सवाल पूछती होगी। या तो आप उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, फिर आप कहेंगे कि नहीं, फिर बात कैसे बनेगी। तो यानी कि अगर आप ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे सारी तहकीकात, तो फिर तहकीकात का मतलब क्या है। लेकिन तहकीकात का मतलब वही है कि सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
जो भी आप बात कर रहे हैं किसी को जानना हो, जब तक मैं नहीं चाहता कि मेरी बात किसी को पता लगे तब तक आप बता सकते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल व्यक्ति का होना चाहिए। जब तक कि ऐसी बात नहीं है जिसका जिक्र आराम से हो सकता है, वो बात सबने मान लिया है कि इसका जिक्र आप कर सकते हैं, तब तक वो कंट्रोल ऐसा होना चाहिए जो कि नागरिक के पास हो। तो आज की स्थिति में अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि रुपया 80 से $1 में 80 रुपये से ज़्यादा देने पड़ेंगे हमें। और जब ये सरकार आई थी 2014 में, तो रुपया डॉलर में 60 से कम मिल जाता था, 58 के आसपास उसका रेट था। उसके पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने कितनी षड्यंत्र की मनमोहन सिंह की सरकार की कि रुपया गिर रहा है, बांग्लादेश में नहीं गिरता, श्रीलंका में नहीं गिरता, नेपाल में नहीं गिरता, खाली भारत में गिरता है। और अब भी वही हालत है, कहीं और नहीं गिर रहा है, सिर्फ भारत में ही गिर रहा है। तो लेकिन जितना गिरा है 20 रुपया, यानी कि अगर भारत की आमदनी करीब पैंडेमिक बराबर ही रही है 2014 की, आज की ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपका डॉलर जो है महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया और 25% उस पर फ़र्क है, तो आप सोच लीजिए क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर डॉलर महंगा है तो हमारा जो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो है वही महंगा हो जाएगा, तो लोग कम खरीदेंगे। खैर नहीं, एक्सपोर्ट थोड़ा सस्ता होगा दरअसल, कि अगर रुपए में प्राइस करें तो सस्ता हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए और इंपोर्ट घटना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इससे जो है एक संतुलन बनेगा, जो संतुलन हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं वो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो रुपए का इस तरह गिरना, अब वो कह रहे हैं कि इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। रुपया इसलिए नहीं कमज़ोर हुआ है कि रुपया कमज़ोर हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। आप इस तरह बात को देख लीजिए, किसी विशेषज्ञ ने बैठ के कहा कि मनमोहन सिंह के ज़माने में रुपया इसलिए कमज़ोर हुआ कि रुपया कमज़ोर हुआ था, डॉलर वैसे ही था। और अब जो है डॉलर महंगा हो गया है, रुपया जो है अपनी जगह बैठा हुआ है, उस पर कोई कमज़ोरी नहीं आई। तो ये वही बातें वही हैं, उसको आप घुमा फिरा कहते रहते हैं, ये क्योंकि आपको दिखाना है कि आप दूसरी सरकार से बेहतर हैं। लेकिन तथ्य ये है कि 8 साल में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी शीशा लीदर हो गई है। जितनी अर्थव्यवस्था हमारी चली सबसे अच्छी 2004 से 14 के बीच में, सब मिला के कुछ भी कहें, जो अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत जो स्रोत थे वो अपनी जगह पे कायम थे। और पिछले 8 सालों में सिर्फ आंकड़े समझ में आते कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्योंकि लगता है कि आंकड़े सही नहीं हैं। और कई चीज़ें अखबारों में ऐसी आई हैं जिससे लगता है कि शायद आंकड़ों को ठीक से नहीं रखा जा रहा है हमारे पास। तो एक तो ये जो 5% GST उन चीज़ों पर जो गरीब इस्तेमाल करते हैं वो, और रुपए का इस तरह कदर गिर जाना अपने आप में एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की बात कहता है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था का कुप्रबंध हो गया है। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो ऐसी बात है जिस पर हमारा थोड़ा सा बस चलता है, हम किस तरह सोचते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो हमें लगता है कि फिर से सरकार को चाहिए कि एक जो है वो अर्थशास्त्र ऐसे अर्थशास्त्रियों को लाए अपने साथ जोड़ें जिनको अनुभव है ये व्यवस्था चलाने का। आजकल जो उनके साथ हैं वो पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, लेकिन लगता नहीं कि उनका कोई बहुत गहरा अनुभव व्यवस्था को चलाने का है। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।